ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द काउंटर करंट मैकेनिज्म 2 और उसका रेगुलेशन कैसे होता है ना। पिछले क्लास में अपन काउंटर करंट मैकेनिज्म 1 देखे थे, जो हेनलेज लूप में होता है, जो कंपलसरीली होता है, जो फिजिक्स के कारण होता है, उसमें अपने को कुछ नहीं करना पड़ता है ना। बॉडी में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है, इसके ऊपर इसका क्या ही असर है काउंटर करंट मैकेनिज्म 1 पे। तो इसका बस यह असर है कि पानी अगर ज्यादा रहेगा तो 900 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर से आगे तक से और ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं हो पाएगा हेनलेज लूप, और पानी अगर कम होगा तो 1200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर तक कंसंट्रेट हो जाएगा। मतलब वो तो फिजिक्स के कारण ही होगा, वैसा उसमें कुछ नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है ना। बाकी वो होने वाला तो है ही हेनलेज लूप वाला जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है। काउंटर करंट मैकेनिज्म 2 जो है, लेकिन उसके बारे में मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि वो कंडीशनल वाला है, मतलब वो हमेशा होगा ऐसा नहीं। बॉडी में अगर पानी बहुत ज्यादा होगा तो डीसीटी में जो 200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर की यूरिन हाइपोटोनिक यूरिन बनी है वो वैसे के वैसे बाहर चली जाएगी, और अगर बॉडी में पानी की कमी होगी तो फिर सीटी क्या करेगा, उसमें से एक्सेस पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो एक्सेस पानी वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा, ये चीज अपने को देखनी है पहली। दूसरी बात अपने को ये देखनी है कि उसको कैसे समझता है सीटी को कि अभी बॉडी में पानी की कमी है, तो अभी अपन ने वाटर को रीअब्जॉर्ब करना चाहिए। मतलब उसके पीछे का हार्मोनल मैकेनिज्म क्या है, क्या मैसेज आता है उसके पास, ये दूसरा। ऐसे 2 चीजें अपने को देखनी है, ठीक है। तो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द काउंटर करंट मैकेनिज्म पार्ट 2 विच टेक प्लेस इन द सीटी, थोड़ा सा बस स्ट्रक्चर देख लो। ये स्ट्रक्चर मैंने तुमको पहले भी दिखाया हुआ है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, बराबर। और ये डीसीटी है। डीसीटी यहाँ कैसे आ गया अपने को मालूम है, डीसीटी यहाँ कैसे आ गया अपने को मालूम है। सबसे पहला जो डायग्राम मैंने पहले क्लास में बनाया था उसमें मैंने डीसीटी को बोमन्स कैप्सूल के पास लाया था। कैसे आता है डीसीटी बोमन्स कैप्सूल के पास, मैंने तुमको दिखाया था, है ना। तो ये देखो, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। तो इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या लगे हुए हैं, मैक्यूला डेंसा सेल्स, ठीक है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या लगे हुए हैं, तो मैक्यूला डेंसा सेल्स। और एफरेंट आर्टेरियोल जो है, उस एफरेंट आर्टेरियोल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बीच में क्या है, तो उनके बीच में है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है, जेजी सेल्स। जक्स्टा मतलब साइड में, बाजू में। किसके बाजू में, किसके बाजू में, ग्लोमेरुलस के बाजू में, ठीक है। तो ये रहेगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। ये इधर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ना, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर। तो एफरेंट आर्टेरियोल एंड डीसीटी, ये दोनों बस याद रखना, ये दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में। क्या करते हैं वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन मैक्यूला डेंसा मतलब क्या और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स मतलब क्या, ये अपने को पता रहना चाहिए, इसलिए बस ये डायग्राम दिखा रहा हूं, देख लो अच्छे से, ठीक है। मैं तो कहूंगा कि वीडियो पॉज करके डायग्राम बना भी लेना, या मैं फोटो भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एंड मैक्यूला डेंसा सेल्स, ये 2 टर्म्स बस याद रखो। विद दिस इंफॉर्मेशन वी विल नाउ मूव फॉरवर्ड। ओके, अब क्या होता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म 2 मतलब जो कहां पर होता है, सीटी में। उसमें क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये है डीसीटी, डीसीटी कंटिन्यू हो गया एज सीटी, है ना। ये डीसीटी है। एनसीईआरटी ने तो सीटी को ऐसा बोला ही नहीं है, सीधा डीसीटी मर्ज होके कलेक्टिंग डक्टिज बन जाता है, ऐसा बोला है एनसीईआरटी में। मैंने एक वीडियो में तुमको ये चीज बताई भी है ना। लेकिन वैसा नहीं है, डीसीटी के बाद पहले सीटी आएगा और फिर अलग अलग नेफ्रॉन्स के सीटीज फ्यूज होके डक्ट ऑफ बेलिनी बनेगा या कलेक्टिंग डक्ट बनेगा। पर एनसीईआरटी ने बोला है कि अलग अलग नेफ्रॉन्स के डीसीटी मर्ज होके डक्ट ऑफ बेलिनी बनता है, ऐसा एनसीईआरटी ने बोला है। एनसीईआरटी ने बोला है तो ठीक है, अपन उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अपने को जो रियल है वो भी पता रहना चाहिए। तो रियल में डीसीटी के बाद सीटी आता है और फिर सीटीज फ्यूज होके डक्ट ऑफ बेलिनी बनता है, कलेक्टिंग डक्ट बनता है, ठीक है। एनीवेज, मेरा मुद्दा क्या है, मैंने तुमको पहले के क्लास में एक डायग्राम दिखाया था, वो अपना एब्जॉर्प्शन वाला डायग्राम, ठीक है। एक सेकंड मैं देखता हूँ वो डायग्राम शायद
इसमें मिल भी जाएगा। हाँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये वाला, इसमें देखो ये यूरिया निकल रहा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी में है ये डायग्राम। इसमें से यूरिया निकल रहा है सीटी में से, ये सीटी है ना, ये सीटी है, सीटी में से यूरिया निकल रहा है और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिंडलेस लूप में जा रहा है। सीटी में से यूरिया निकल रहा है और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिंडलेस लूप में जा रहा है। एनसीईआरटी का डायग्राम देख के लगता है कि ये क्या बेवकूफ़ी चालू है, ये एक वीडियो में मैंने ये दिखाया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ बताई भी थी तुमको एक वीडियो में कि एनसीईआरटी को देख के लगता है कि ये क्या बेवकूफ़ी शुरू है, पागल हो गए क्या इवोल्यूशन, कि यूरिया जिसको फेंकने के लिए अपन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया, किडनीज इवॉल्व किए, वो यूरिया को एब्जॉर्ब करने का सिस्टम बना के रखा है, दिमाग खराब हो गया है क्या। और दूसरी बात, यूरिया को एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली तुम उसको असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिंडलेस लूप में भेज रहे हो और फिर वहां से वो डीसीटी में जाएगा, वहां से फिर से सीटी में जाएगा, फिर सीटी से एपेक्स ऑफ पिरामिड में जाएगा, फिर माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर पेल्विस, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेटर और बॉडी के बाहर, अल्टीमेटली बाहर ही तो जाने वाला है। उसको निकाली क्यों रहे, दिमाग खराब हो गया है क्या इवोल्यूशन का, ये क्या सिस्टम है, ये क्या पागलपंती है। ऐसा लगना स्वाभाविक है, किसी को भी लगेगा ये डायग्राम देख के। दिस इज फाइन, ये काम की चीजें रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, काम की चीजें रीएब्जॉर्ब हो रही है, ये तो ठीक है, इसको तो फेंकना ही है बाहर, इसका तो ट्यूबुलर सिक्रीशन करना ही पड़ेगा, है ना। ट्यूबुलर सिक्रीशन यानी क्या होता है, जो चीजें ब्लड में रह गई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बावजूद भी ब्लड में से बाहर नहीं निकल पाया, ठीक है, उसको जो वासा रेक्टा वगैरह जो ब्लड वेसल्स है वो ये ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट कर देते हैं, उसको ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। और जो काम की चीजें उसको ब्लड वेसल्स के अंदर रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो पीसीटी के बाहर जो एरो है वो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का है, पीसीटी के अंदर जो एरो है वो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का है, बराबर। ये चीजें बॉडी के अंदर रह जाएगी, ये चीजें बॉडी के बाहर जाएगी। जो ट्यूब्यूल के अंदर वो बॉडी के बाहर, जो ट्यूब्यूल के बाहर वो बॉडी के अंदर। मुश्किल नहीं है, कंफ्यूजिंग नहीं है, आई विल नॉट एक्सेप्ट कि ये कंफ्यूजिंग चीज है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। जो चीज डस्टबिन के अंदर वो घर के बाहर, जो चीज डस्टबिन के बाहर वो घर के अंदर, सिंपल चीज है। ये डस्टबिन है ना, तो इसके अंदर जो डालोगे वो बॉडी के बाहर चले जाएगा यूरिन के थ्रू, और इससे जो बाहर निकाल लोगे, अरे डस्टबिन में वो कागज फेंक दिया क्या, वो मेरे काम का था, उसके ऊपर मैंने नोट्स बनाए थे, उसको फेंकना नहीं था, डस्टबिन में से निकाल लिया तुमने बाहर। ये देखो, डस्टबिन में से निकाल लिया तुमने बाहर, तो अभी घर के बाहर फेंका जाएगा क्या, घर के अंदर ही रहेगा वो कागज, तुम्हारे नोट्स, है ना। जिस चीज को डस्टबिन में फेंक दिया वो घर के बाहर निकल जाएगा, सीधी बात है ना। तो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन है, ये सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है, इसमें अपने को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। सर ये भी बताया था मैंने कि सर इधर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर इधर सिक्रीशन हो रहा है, इधर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है और फिर इधर सिक्रीशन हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। नो, अगर रीएब्जॉर्प्शन करना होगा तो उसके लिए सुविधा यहाँ पर है, अगर ट्यूबुलर सिक्रीशन करना होगा तो सुविधा डीसीटी में है, ये इसका मीनिंग है। हर राउंड ऑफ फिल्ट्रेट में हर बार यहाँ से के प्लस रीएब्जॉर्ब होगा और हर बार यहाँ से सिक्रीट होगा, ऐसा नहीं है। के प्लस की कमी होगी बॉडी में तो सिर्फ रीएब्जॉर्प्शन होगा, सिक्रीशन नहीं होगा। के प्लस ज्यादा हो गया होगा बॉडी में तो सिर्फ सिक्रीशन होगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डिपेंड करता है। पर अगर करना है तो वो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे होगा, ये इस डायग्राम का मतलब है, ठीक है। पर ये सब बाकी सब ठीक है, ये यूरिया रीएब्जॉर्ब करने का सिस्टम ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो पागलपंती है ना, ये तो सीधा सीधा बेवकूफी है। तो ये बेवकूफी नहीं है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन एकदम सिंपल है। अभी मैं थिन और थिक नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं थिन और थिक नहीं बना रहा हूँ हिंडलेस लूप, सीधा सीधा असेंडिंग डिसेंडिंग बना रहा हूँ बस। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, अगर अपने बॉडी में पानी बहुत ज्यादा है, मतलब अपने ब्लड की कंडीशन हाइपोटोनिक है, तो डीसीटी में
लिख देता हूं, अगर ब्लड इज हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम, टॉनिक यानी सॉल्ट, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम कब होगा, जब पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। सॉल्ट यानी सल्यूट, कोई भी सल्यूट, कोई भी जो उसमें डिजॉल्व चीज है वो सब। सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम कब होगा, टॉनिक, हाइपो कब होगा, जब वाटर ज्यादा हो जाएगा। तुमने 1-1.5 लीटर पानी गट 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 पी लिया, बढ़िया। अब तुम्हारे बॉडी में पानी ज्यादा हो गया है, अपने को पानी भी ज्यादा नहीं चाहिए। पानी ऐसा, पानी वैसा, पानी की अपन इतनी तारीफ करते हैं, पानी तारीफ करने वाली चीज है ही, नो डाउट। पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर 2% से भी पानी कम हो गया बॉडी में, तो 20% से अपने दिमाग का कंसंट्रेशन, अरे यार कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन वर्ड यूज नहीं करता हूं, अपने दिमाग की एबिलिटी कम हो जाती है 20% से। अरे यार ये मैंने क्यों बोल दिया, कंफ्यूज करने वाले क्या क्या करेंगे अभी दिमाग में ज्वाइंट पूरा। सुनो, अगर पानी का कंसंट्रेशन, पानी का अमाउंट 2% भी कम हो गया ना बॉडी में, तो भी तुम्हारी दिमाग की सोचने की एबिलिटी, दिमाग के काम करने की एबिलिटी 20% से कम हो जाती है। इतना पानी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इन दैट। लेकिन पानी जैसा कम होना खराब है अपने लिए, वैसा ही पानी ज्यादा होना भी अपने लिए खराब है। पानी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए बॉडी में। 300 मतलब 300 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर। फ्रेश वाटर फिशेस खुश नहीं रहती है कि यस हम तो फ्रेश वाटर में, हमको पानी का टेंशन नहीं है। उनको पानी का टेंशन है, लेकिन रिवर्स टेंशन है। एक्सेस वाटर है उनके बॉडी में, वो एक्सेस वाटर उनको फेंकना पड़ता है। ठीक है, ध्यान से एक बात सुनना, फिशेस में ना आयोनोसाइट्स नाम की सेल्स रहती है, आयोनोसाइट्स। तो मरीन फिशेस क्या करती है, गिल्स में रहती है। तो गिल्स से जो पानी अंदर आता है, मरीन फिशेस क्या करती है, उसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और सॉल्ट को बाहर फेंक देती है, क्योंकि मरीन फिशेस को पानी के वांदे रहते हैं, सॉल्ट का टेंशन नहीं रहता उनको। और फ्रेश वाटर फिशेस में जो आयोनोसाइट्स रहते हैं ना, वो एग्जैक्टली उल्टा काम करते हैं। वो क्या करते हैं, उसमें से सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो पानी अंदर आया उसमें से, और पानी को बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि उनको पानी नहीं चाहिए। पानी तो उनके स्किन से ही कितना अंदर आ जाता होगा अलग से। वो सांस लेते वक्त जब मुंह खोलते हैं, वो नहीं क्या ऐसा मुंह खोलते रहते, सांस नहीं लेते ऑफकोर्स, जो भी करते हैं, ठीक है, उसी समय उतना पानी उनके मुंह में चले जाता है। उन्होंने मुंह नहीं भी खोला तो भी स्किन के सरफेस से ही जितना पानी कंटिन्यूअस 24 घंटा उनके बॉडी में अंदर जाते रहता है। उनको एक्सेस पानी का टेंशन है फ्रेश वाटर फिशेस को। तो उनके आयोनोसाइट्स तो सॉल्ट्स रख लेते हैं, पानी बाहर फेंकते हैं। ठीक है, मेरा मुद्दा ये है कि पानी कम रहना हार्मफुल है ही, पानी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तुमने अगर ज्यादा पानी, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो किडनी देख लेती है सब कुछ। तुम लोग पियो, बिंदास पानी पियो, पानी कम मत होने दो बस, क्योंकि पानी कम हो गया तो ये टेंशन हो सकता है, ज्यादा हो गया तो बॉडी फेंक देती है उसको, एक्सेस पानी को बाहर। अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ब्लड हाइपोटोनिक हो गया। हाइपोटोनिक मतलब सॉल्ट कम, सल्यूट कम, पानी ज्यादा, है ना। तो अपने को पानी फेंकना है बाहर, पानी अपने को रीएब्जॉर्ब नहीं करना है। अब यहां पर तो पानी भाई साहब रीएब्जॉर्ब होगा ही, यहां पर तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर जो कर रहा है वो फिजिक्स कर रहा है। यहाँ के जो वाटर चैनल्स है और यहाँ के जो NaCl के चैनल्स है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, इनको बंद और चालू करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, वो हमेशा बंद ही रहते हैं। तो यहाँ पर पानी बाहर आएगा ही, यहाँ पर NaCl बाहर आएगा ही। लेकिन अगर ब्लड हाइपोटोनिक है तुम्हारा, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम भी हाइपोटोनिक रहेगा, और इधर के और इंटरस्टिशियम के कंसंट्रेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। और डिफरेंस न रहने के कारण पानी ज्यादा बाहर नहीं आ पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 900 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर रीच कर पाओगे, उससे ज्यादा रीच नहीं कर पाओगे। तो अपने को इश्यू नहीं है, ज्यादा पानी रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर जब सिर्फ NaCl रीएब्जॉर्ब होगा तो वो तो 200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर रीच करने वाला है DCT में। अपने को ज्यादा पानी बाहर फेंकना ही है। 200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर मतलब पानी ज्यादा है, सल्यूट्स कम है। सल्यूट सिर्फ 200 मिलीऑस्मोल्स ही है, पर पानी तो 1 लीटर ही है ना। तो अपने लिए ये सही हो गया, अपने को वही चाहिए था, क्योंकि ब्लड हाइपोटोनिक था। तो सीधा 200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर वाली हाइपोटोनिक यूरिन बाहर फेंक दो। इसमें अभी सीटी का कोई रोल ही नहीं आया। कब?
कब सीटी का रोल नहीं आया? जब ब्लड हाइपोटोनिक है तब। लेकिन अगर ब्लड हाइपरटोनिक है तो क्या होता है? ठीक है, लेट अस सी। अगर ब्लड हाइपरटोनिक है तो क्या होता है? तो ये होता है कि हॉर्मोन्स सिग्नल द सीटी टू ओपन देयर वाटर चैनल्स। कौन सा हार्मोन, क्या हार्मोन देख लेंगे अपन, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि वाटर चैनल्स को ओपन वो करवाने के लिए लगाता है सीटी का। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का वाटर चैनल्स ओपन हो जाएगा तो वाटर बाहर आने लगेगा। ठीक है, यही तो अपन चाह रहे थे। लेकिन वाटर सिर्फ एक लिमिट तक बाहर आएगा, क्योंकि ये सीटी के अराउंड जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है ये भी इक्विलिब्रियम रीच कर लेगा एक पॉइंट के बाद, और फिर और पानी बाहर आना बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी वो प्रॉब्लम हो रहा था कि एक लिमिट के बाद पानी बाहर आना बंद हो जा रहा था, इसलिए अपन ने क्या किया था, इंटरस्टिशियम को हाइपरटोनिक बना दिया था। कैसे बनाया था? तो इधर से निकला हुआ NaCl इधर डिपॉजिट करके, है ना। तो इधर भी अपने को ये वाला जो इंटरस्टिशियम है, ये वाला जो एरिया है, उसको हाइपरटोनिक बनाना पड़ेगा ताकि पानी के बाहर निकलने की प्रोसेस चलती रहे, रुके नहीं। कैसे बनाओगे उसको हाइपरटोनिक? इस रीजन को हाइपरटोनिक कैसे बनाओगे? इस रीजन को हाइपरटोनिक बनाने के लिए क्या हम करेंगे? तो जो हार्मोन्स वाटर चैनल्स खोल रहे हैं ना, हार्मोन्स ऑल्सो ओपन, मतलब ओपन क्या, ओपन का मैसेज देते हैं, ओपन नहीं करते, ओपनिंग का मैसेज देते हैं। क्या? यूरिया चैनल्स इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके कारण क्या हो गया, क्या होगा? यूरिया विल मूव आउट एंड विल मेक द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम हाइपरटोनिक। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम जो है हाइपरटोनिक हो जाएगा। कौन सा वाला मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम? तो सीटी के आसपास वाला, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के आसपास वाला, अराउंड सीटी। बराबर समझ में आ रहा है? मोर वाटर विल नाउ मूव आउट, है ना। लेकिन तुम बोलोगे कि सर इससे फायदा क्या हुआ, यूरिया बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, यूरिया भी तो बाहर निकल रहा है। अरे क्या दिक्कत है, क्यों चिल्ला रहे हो बच्चों? चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये जो यूरिया है, द यूरिया विल बी रीएब्सॉर्ब्ड बाय ascending limb of loop of Henle। सिंपल, यूरिया ये एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर ये यूरिया डीसीटी में जाएगा, डीसीटी से फिर से सीटी में आएगा। अब क्या होगा? अभी भी अगर पानी की कमी होगी बॉडी में, अभी भी अगर पानी हाइपरटोनिक होगा, अभी भी तुम्हारा ब्लड हाइपरटोनिक होगा, तो हार्मोन्स आते ही रह रहे होंगे, तो फिर से यूरिया के चैनल्स खुले ही रहेंगे, तो फिर से यूरिया बाहर निकलेगा, फिर से असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप में चले जाएगा। जब तक तुम्हारी कंडीशन हाइपरटोनिक है तब तक यूरिया की मदद से अपन और पानी को बाहर खींचते जाएंगे, है ना। यूरिया को सिलेक्टिवली बाहर निकाल दिया तो इधर का सल्यूट कम हो गया, मतलब इधर डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार हो गया, वेरएज इधर हाइपरटोनिक होने लगेगा, तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो वाटर इधर से इधर मूव होने लगेगा, वाटर रीअब्सॉर्ब होने लगेगा। पर यूरिया अपने को कोई नुकसान नहीं करेगा क्योंकि वो फिर से इधर चले जा रहा है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक तुम पानी नहीं पीते। तुम जैसे ही पानी पियोगे तुम्हारे बॉडी में वाटर आ जाएगा, तो अभी अपने को ये करने की जरूरत नहीं रहेगी
अभी अपने को ये करने की जरूरत नहीं रहेगी। और फिर यूरिया के चैनल्स बंद कर दिए जाएंगे, हार्मोनल मैसेज आना बंद हो जाएगा। कब? जब तुम पानी पी लोगे, हाइपरटोनिक कंडीशन खत्म हो जाएगी तब। और फिर यूरिया को रीअब्सॉर्ब नहीं किया जाएगा। यूरिया अलोंग विथ वाटर विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी जब तुम पानी पी लोगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है कि नहीं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर चल रहा है कि नहीं, है ना। तो ये ऐसा काउंटर करंट मैकेनिज्म NaCl की मदद से अपन ने एक और बार पहले किया हुआ है। कहाँ पर? एनलेस लूप में, है ना। इसको ऐसा काउंटर करंट 1 और काउंटर करंट 2 नहीं बोला जाता है। एनसीईआरटी तो छोड़ो, गाइटन में भी नहीं बोलते हैं, चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन ये तुमको समझाने के लिए मैं ऐसा 1 और 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। इधर काउंटर करंट है, इधर काउंटर करंट है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो हेनलेस लूप का जो काउंटर करंट है वो कंपल्सरीली चलेगा। पानी कम है या ज्यादा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलने ही वाला है। लेकिन यहाँ का जो काउंटर करंट है, यूरिया को बाहर निकालने वाला काउंटर करंट, सीटी में जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है वो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, वो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है ना। एंड सिंस hormones are responsible for this counter current multiplier, है ना। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होने के कारण क्या होगा? जब हार्मोन्स रहेंगे तभी ये होगा, जब हार्मोन्स नहीं रहेंगे तब ये नहीं होगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड कंडीशनल। कंडीशनल मतलब कंडीशन है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये कंपल्सरी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं है, ये क्या है? ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। ये क्या है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म 2 जो है वो कैसा है? वो कंडीशनल है, ठीक है। इसमें सीटी ही नहीं, डीसीटी का भी रोल है। हाँ, मतलब वो जो हार्मोन रहता है वो सिर्फ सीटी के ऊपर ही एक्ट नहीं करता है, डीसीटी के ऊपर भी एक्ट करता है, ये भी याद रखना। तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ से होता है, ऐसा क्वेश्चन आया तो डीसीटी सीटी वाले रीजन से, मतलब एंडिंग पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन से, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अब ये कंसेप्ट तो सिंपल है, काउंटर करंट 1 समझ गया इधर वाला, तो ये तो समझना बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ नहीं है। अब अपने को देखना है हार्मोन्स का खेल, ठीक है, कि हार्मोन्स कौन से आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। हार्मोन्स का खेल अभी हमको देखना है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है? हाइपरटोनिक कंडीशन में ऑस्मोरेगुलेटर्स मतलब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने वाले सेल्स, है ना। ऑस्मोरेगुलेटर्स प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। ऑस्मोरेगुलेटर्स प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस डिटेक्ट मोर सल्यूट्स इन ब्लड, कि पानी कम हो गया है, सल्यूट्स ज्यादा हो गए हैं, इस चीज को डिटेक्ट किया जाता है ब्लड में बाय ऑस्मोरेगुलेटर्स प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये रिलीज करेंगे एंटी मतलब अपोजिट डायूरेटिक मतलब यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा रहना हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा? यूरिन के वॉल्यूम को घटाएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा? यूरिन के वॉल्यूम को घटाएगा, है ना। वॉल्यूम को कैसे घटाएगा? पानी को रीएब्जॉर्ब करवा के। पानी को रीएब्जॉर्ब कैसे करवाएगा? तो सीटी में वाटर एंड यूरिया के चैनल्स ओपन करवा के, समझे। तो सीटी में वाटर और यूरिया के चैनल जो ओपन होते हैं उनको ओपन करवाने का ऑर्डर कौन देता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कॉफी इज अ डायूरेटिक, ठीक है, कैफेन
इसलिए कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, इसमें भी कैफीन रहता है, तो दीज आर ऑल्सो डायूरेटिक्स। ये पीने के बाद यूरिनेशन होता है, ठीक है, ज्यादा यूरिनेशन होता है तो उनको डायूरेटिक बोलते हैं। कॉफी इज अ डायूरेटिक। तो एंटी डायूरेटिक क्या रहेगा, जो गाउठी भाषा में बोला तो जो यूरिनेशन को कम करेगा, यूरिनेशन नहीं होने देगा, ऐसा मीनिंग में निकलेगा उसका, लेकिन वैसा नहीं है, वॉल्यूम को कम करेगा, मतलब वाटर को ज्यादा रीअब्जॉर्ब करेगा साइंटिफिकली स्पीकिंग, ठीक है, तो कम यूरिन होगी। तो गाउठी भाषा में बोल सकते हैं, सीधा सीधा बोल सकते हैं कि कम यूरिन होगी। डायूरेसिस मतलब ज्यादा यूरिन होना, एंटी डायूरेसिस मतलब कम यूरिन होना। तो कम यूरिन क्यों होगी, क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। कहाँ रीअब्जॉर्ब होगा, सिटी में। क्यों रीअब्जॉर्ब होगा, क्योंकि वाटर का यूरिया के चैनल्स खुल जाएंगे। क्यों खुल जाएंगे, क्योंकि एडीएच उनको ऑर्डर देगा। एडीएच क्यों रिलीज होगा, क्योंकि ऑस्मोरेगुलेटर्स जो प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस में, वो डिटेक्ट करेंगे कि पानी की कमी है, उसको रीअब्जॉर्ब करना जरूरी है, खत्म, ठीक है। दूसरा, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या क्या रहता है इसमें जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में, तो मैक्यूला डेंसा नाम की सेल, जिसका डायग्राम मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही दिखाया, प्लस जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, इसका डायग्राम भी मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही दिखाया है ना, वो बुक से। और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स भी रहते हैं। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स वो उस डायग्राम में थे नहीं, ठीक है। ये दोनों जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में जो 3 सेल्स है, मैक्यूला डेंसा, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एंड एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, इसमें से मैक्यूला डेंसा क्या करता है, मैक्यूला डेंसा NaCl के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है, NaCl के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है और उसके हिसाब से एफरेंट आर्टेरियोल का वॉल्यूम कम ज्यादा करता है। छोड़ो इसको, इसका टेंशन मत लो, बस NaCl के कंसंट्रेशन से रिलेशन है इसका, इतना ध्यान रखो। जेजी सेल्स और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या करते हैं, तो ये दोनों पर रिलीज करते हैं रेनिन, ठीक है, ये दोनों रिलीज करते हैं रेनिन। इस रेनिन का, ठीक है, ये जो रेनिन है इसको अपने को कंफ्यूज नहीं करना है रेनिन के साथ। अलग है ना, अलग है कि नहीं, इंग्लिश सुधारो। ऐसा अपने को एक एन एक्स्ट्रा लगा देना वगैरह, अपने को बहुत चिल्लर चीजें लगती है, क्या फर्क पड़ रहा है, वही तो मीनिंग निकल रहा है ना सर, एक ही तो बात है, ऐसा नहीं रहता। एक लेटर से इंग्लिश में मीनिंग चेंज हो जाता है, कोई भी लैंग्वेज में होता है फॉर दैट, मगर मतलब वही बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी लैंग्वेज में होता है। इंग्लिश सुधारो, स्पेलिंग्स की तरफ ध्यान रखना। ये वाला रेनिन डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। जो मिल्क प्रोटीन है केजिन, उसको डाइजेस्ट करने वाला ये एंजाइम है रेनिन। तो ये बचपन में रिलीज होता है अपने बॉडी में, अडल्टहुड में इसलिए रिलीज नहीं होता है क्योंकि अडल्टहुड में अपन दूध नहीं पीते अपन दूध, जो पीते हैं वो आर्टिफिशियली पीते हैं, नेचुरली अपने को दूध पीना पॉसिबल नहीं है अडल्टहुड में, तो अडल्टहुड में रिलीज होना बंद हो जाता है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का हार्मोन है, दोनों अलग है, ठीक है। तो रेनिन कहां से आया, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एज वेल एज एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स से रेनिन आया। अब लीवर रिलीजेस, ये सब तुमको लिख लेना है अपने नोट्स में, क्योंकि एनसीईआरटी में लीवर वगैरह दिया नहीं है, ठीक है। लीवर रिलीजेस एंजियोटेंसिनोजेन, लीवर रिलीजेस एंजियोटेंसिनोजेन। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में था ना, ट्रिप्सिनोजेन बन रहा था ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजेन बन रहा था काइमोट्रिप्सिन, ठीक है।
है ना। फिर उधर भी था ना सर्कुलेशन में प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता था, मतलब प्रोथ्रोम्बिन उसका इनएक्टिव फॉर्म, थ्रोम्बिन उसका एक्टिव फॉर्म। डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रिप्सिनोजेन उसका इनएक्टिव फॉर्म, ट्रिप्सिन उसका एक्टिव फॉर्म। वैसे एंजियोटेंसिनोजेन उसका इनएक्टिव फॉर्म है, एंजियोटेंसिन एक्टिव फॉर्म रहेगा, एंजियोटेंसिन एक्टिव फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो लीवर से आया एंजियोटेंसिनोजेन और जेजी सेल से और एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से आया रेनिन। रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन टू एंजियोटेंसिन। ठीक है, एंजियोटेंसिन का पहला आइसोमर, आइसोमर समझता है सबको, मैं नहीं बताने वाला आइसोमर वगैरह क्या है, सबको समझता है। एक आइसोमर है एंजियोटेंसिनोजेन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन से बन गया एंजियोटेंसिन। किसने कन्वर्ट किया? रेनिन ने। लेकिन ये भी पूरे तरीके से एक्टिव नहीं है, इसको इसके आइसोमर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका जो आइसोमर है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है, ठीक है, वैसे इसका जो आइसोमर है वो ज्यादा फंक्शनल रहता है, ज्यादा एक्टिव रहता है। तो उसके लिए अपने को क्या लगेगा? उसके लिए अपने को लगेगा एनजीओ। इतना सब एनसीईआरटी में दिया नहीं है, ये सब तुमको लिखना जरूरी है, ये मैं एक्स्ट्रा की चीजें बता रहा हूँ। एनसीईआरटी ने बहुत भकाभक भगाया है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसके लिए अपने को लगेगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है? तो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। ये कहां से आता है? ये आता है लंग्स से। लीवर और लंग्स में कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स को, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, याद रखना बहुत आसान है। पहले एंजियोटेंसिनोजेन आ रहा है स्टोरी में, बाद में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आ रहा है स्टोरी में, है ना। अल्फाबेट में पहले आई आ रहा है, बाद में यू आ रहा है। तो एंजियोटेंसिनोजेन आएगा लीवर से और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आएगा लंग्स से। सिंपल है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, एक बार फ्लो चार्ट बनवाते हैं। एंजियोटेंसिनोजेन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एंजियोटेंसिन 1 में। और एंजियोटेंसिन 1 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है एंजियोटेंसिन 2 में। सिंपल है ना। एंजियोटेंसिनोजेन कहां से आ रहा है? एंजियोटेंसिनोजेन आ रहा है लीवर से। देखो सबसे पहले यही आया ना, तो लीवर आए पहले आता है। और इसको इसमें किसने कन्वर्ट किया? इसको इसने कन्वर्ट किया रेनिन ने। तो रेनिन कहां से आ रहा है? तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से। फिर इसको इसमें किसने कन्वर्ट किया? तो इसको इसने कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में। ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है लंग्स से। सिंपल सिंपल है एकदम। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी अपने पास क्या क्या है? अभी अपने पास है हाइपोथैलेमस से आया हुआ एडीएच। अभी अपने पास है एंजियोटेंसिन 2। इन दोनों के फंक्शंस क्या है? इसका पहला फंक्शन वैसोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना।
ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम घटाना, वॉल्यूम घटने से क्या होगा, वॉल्यूम घटने से प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, एफरेंट आर्टेरियोल का अगर प्रेशर बढ़ गया बोमन्स कैप्सूल में, वहां पर एफरेंट आर्टेरियोल का कंस्ट्रिक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर नहीं, नो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का प्रेशर कितना था, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mm ऑफ Hg, वो नहीं बढ़ सकता, वो बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल अगर कंस्ट्रिक्ट हो रहा है तो इफरेंट आर्टेरियोल भी कंस्ट्रिक्ट होगा, उनके बीच की जो प्रेशर डिफरेंस है वो उतना ही रहेगा, वो तो 10 मिलीमीटर ऑफ Hg इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर रहेगा, वो नहीं चेंज होने वाला है, प्रेशर नहीं चेंज होने वाला है, रेट चेंज हो रहा है, रेट। क्योंकि ज्यादा प्रेशर से ब्लड आएगा मतलब ज्यादा स्पीड से ब्लड आएगा, तो 1 मिनट में जितना ब्लड पहले किडनी के पास पहुंच रहा था उससे ज्यादा ब्लड या ज्यादा स्पीड से ब्लड किडनी के पास पहुंचेगा, तो पर मिनट पर यूनिट टाइम कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है वो बढ़ेगा, पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो तो प्रेशर डिफरेंस तो उनका सेम ही रहेगा, इफरेंट आर्टेरियल भी तो कंस्ट्रिक्ट होगा, अगर ये पूरे बॉडी के ही वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा रहा है तो, समझे क्या, क्या बढ़ रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ रहा है, तो ज्यादा फिल्ट्रेट बोमन्स कैप्सूल में पटापट पटापट जमा होने लगेगा, है ना, पर यूनिट टाइम ज्यादा फिल्ट्रेट जमा होगा, पानी भी ज्यादा जमा होगा, सल्यूट्स भी ज्यादा जमा होंगे, दोनों ज्यादा जमा होगा, लेकिन अपने को सल्यूट्स बाहर फेंकने हैं, क्यों, क्योंकि हाइपरटोनिक कंडीशन में चल रहा है सब कुछ, है ना, बराबर है ना, तो अपने को पानी एब्जॉर्ब कर लेने का है, सल्यूट्स बाहर फेंक देने हैं। पानी एब्जॉर्ब करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका एक फंक्शन हो गया वैसो कंस्ट्रिक्शन, इसका एक फंक्शन हो गया वैसो कंस्ट्रिक्शन, इसीलिए इस एंजाइम का एक और नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन भी नाम है इसका। तो एक तो काम ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन क्या हो गया, दूसरा फंक्शन है ओपनिंग वाटर एंड यूरिया चैनल्स। कहां पर, सिर्फ सीटी में क्या, नहीं, डीसीटी में भी, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन क्या है, इसके नाम में लिखा है, एंजियो मतलब ब्लड वेसल, टेंसिन मतलब टेंशन, प्रेशर, है ना, तो ये क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 करेगा वैसो कंस्ट्रिक्शन। उसके कारण क्या होगा, उसके कारण होगा कॉजिंग इंक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा और जीएफआर बढ़ेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, सेम चीज दोनों की है। दूसरी चीजें क्या करेगा, दूसरी चीजें करेगा ओपनिंग ऑफ वाटर एंड यूरिया चैनल्स इन डीसीटी, ये भी यही करेगा, ये भी यही करेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन के कारण क्या होगा, ज्यादा फिल्ट्रेट तैयार होगा, मतलब फिल्ट्रेट बनने का रेट ज्यादा रहेगा, पटापट पटापट ब्लड में से वाटर एज वेल एज सल्यूट्स बाहर निकलेंगे। और इसके कारण क्या होगा, वाटर एंड सल्यूट्स में से वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा डीसीटी एंड सीटी में, और सल्यूट्स को फेंक दिया जाएगा बाहर, तो वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, तो वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सल्यूट्स का कंसंट्रेशन घटेगा, और जो अपन हाइपरटोनिक हो गए थे 300 मिलियोस्मोल्स पर लीटर की जगह 350 या 400 मिलियोस्मोल्स पर लीटर हो गया होगा, इतना तो नहीं होता है, लेकिन जो भी है इंक्रीज्ड वैल्यू जो हो गई थी ब्लड की वो वापस नॉर्मल हो जाएगी। देखो वाटर का वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता ये चीज करने से, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है,
क्योंकि अपन सल्यूट्स को बाहर फेंक दिए, वाटर को कम फेंके बाहर, वाटर को फेंका ही बाहर ऑफकोर्स अपन ने, सल्यूट को बाहर कैसे फेंका, वाटर में ही तो डिसॉल्व करके फेंका, लेकिन कंसंट्रेशन यूरिन का, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन यूरिन में बहुत कम था, सल्यूट्स का ज्यादा था। डार्क येलो कलर की यूरिन तैयार होगी, या पेल येलो कलर की भी तैयार हो सकती है, लेकिन येलो कलर की रहेगी, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी। वाटर कम रहेगा, सल्यूट ज्यादा रहेंगे, है ना। डार्क येलो रहे, पेल येलो रहे, कुछ भी रहे, लेकिन येलो कलर की यूरिन दिखेगी अपने को, व्हाइट कलर की यूरिन नहीं दिखेगी जब हाइपरटोनिक कंडीशन रहेगी तब। ठीक है, तो कैसे हो, क्या करेंगे उसके लिए अपन, एक तो ज्यादा फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा लो और उसमें से वाटर को भी ज्यादा रीअब्जॉर्ब करवा लो। तो ये दो चीजें अपन करते हैं इससे। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 का लेकिन एक और फंक्शन है। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, स्टिम्युलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड जो है, जो किडनी के ऊपर रहती है, वो ग्लैंड भी, उसमें भी कॉर्टेक्स और मेडुला है, जैसा हर एक बायोलॉजिकल चीज में रहता है, वैसे उसमें भी कॉर्टेक्स एंड मेडुला रहता है। तो स्टिम्युलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स, स्टिम्युलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है रेनिन। रेनिन ने किसको एक्टिवेट किया, एंजियोटेंसिन, है ना। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इसका अपन ने जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वाला राज देखा था नर्वस सिस्टम में, उसका इधर कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है, रेनिन। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, मैं लिख देता हूं, क्या भरोसा नहीं है तुम लोगों पे मेरे को। रेनिन, एंजियोटेंसिन, कहीं कहीं पर रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेशन सिस्टम बोलते हैं, कहीं कहीं पर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, मेरे को ये बोलना सही लगता है क्योंकि एल्डोस्टेरॉन याद भी रह जाता है उस बहाने, ये फंक्शन एंजियोटेंसिन का याद रह जाता है फिर, ये वाला रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक, तो अब अपने पास एक और हार्मोन आ गया, दैट इज एल्डोस्टेरॉन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये स्टेरॉइड हार्मोन है। लिपिड्स में अपन ने पढ़ा है ना, सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड, डिराइव्ड लिपिड्स, फिर डिराइव्ड लिपिड्स में टर्पिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स में वो साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग रहती है, उसके ऊपर जिस प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं उसके हिसाब से कोलेस्टेरॉल, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एक तो स्टेर ऑन रहेगा नहीं तो स्टेर ऑल रहेगा। ये स्टेर ऑन है, स्टेरॉइड रिंग है, इसमें स्टेरॉइड हार्मोन है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है इंक्रीजेस Na+ रीएब्जॉर्प्शन। NaCl नहीं, हाँ NaCl नहीं, Na+। वैसे तो सभी जगह, लेकिन मोस्टली सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है डीसीटी में। क्यों, ये कहां से आ गया बीच में, वाटर रीअब्जॉर्ब कर रहे थे अपन, अपने हाइपरटोनिक कंडीशन थी, अपने को सल्यूट्स को फेंकना था, वाटर को रीअब्जॉर्ब करना था, यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा था, ये कहां से आ गया बीच में Na+। वाटर की कमी है और Na+ रीअब्जॉर्ब कर रहे, पागल हो गए क्या। अरे सेल बायोलॉजी अगर याद होगा, सेल बायोलॉजी नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर याद होगा, नहीं भी याद होगा तो भी मैं बता देता हूँ, Na+ एंड वाटर का सिम्पोर्ट रहता है। सिम्पोर्ट समझता है ना, सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा अपन ने। अगर एक ही चीज सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके अंदर या बाहर गई तो यूनिपोर्ट, बराबर है। दो चीजें एक साथ अंदर गए या एक साथ बाहर आए तो सिम्पोर्ट।
और एक अंदर गया तब एक बाहर आया, जैसे Na+K+ का, तो एंटीपोर्ट, Na+K+ एंटीपोर्ट हो गया, Na+ एंड वाटर का सिम्पोर्ट है, तो दोनों अंदर जाएंगे, नहीं तो दोनों बाहर आएंगे, अकेले अकेले नहीं जा सकते ये, एक तो दोनों अंदर जाएंगे, नहीं तो दोनों बाहर आएंगे। तो Na+ का रीएब्जॉर्प्शन करेंगे तो वाटर मजबूरी में साथ में रीएब्जॉर्ब होगा ही, है ना। दस वाटर इज ऑल्सो रीएब्जॉर्ब। तो इसके लिए अपने को लगता है एल्डोस्टेरॉन, इसके लिए अपने को लगता है एल्डोस्टेरॉन। समझे? क्लियर एकदम। तो अगर हाइपरटोनिक कंडीशन रही बॉडी में तो 3 हार्मोन्स रहते हैं, एडीएच, एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरॉन। एडीएच और एंजियोटेंसिन 2 क्या करते हैं? जीएफआर बढ़ाते हैं बाय कॉजिंग वैसोकंस्ट्रिक्शन, और वाटर और यूरिया के चैनल्स जो खोलने रहते हैं अपने को, जो अपन ने थोड़ी देर पहले भी देखा था काउंटर करंट मैकेनिज्म 2, वो चैनल्स बेसिकली खोलने का काम ये दोनों ही करते हैं। और ये एक और काम करता है एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करवाने के लिए, स्टिमुलेट करना एड्रिनल कॉर्टेक्स को। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? Na+ का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, जिसके कारण वाटर मजबूरी में झक मार के रीएब्जॉर्ब हो ही जाता है, ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो वही तो अपने को करना है, क्योंकि वाटर की कमी है, ब्लड हाइपरटोनिक हो गया है ना। ये कहाँ से आता है? ये आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ये कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से। जब हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है, क्या डिटेक्ट करता है? एक्सेस सल्यूट्स इन ब्लड, बराबर। और ये कैसे आता है? तो पहले एंजियोटेंसिन, पहले रेनिन रिलीज होगा जेजीए से। रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिन और जेन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन और जेन कहाँ से आया? तो लीवर से आया। और फिर इसने, रेनिन ने जो इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, उसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो लंग से आता है वो उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। सिंपल है एकदम। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है हाइपोटोनिक यूरिन, सॉरी हाइपोटोनिक ब्लड के केस में। हाइपोटोनिक ब्लड के वक्त क्या होगा? अब क्या होगा? एट्रिया, एट्रिया याद है ना, हार्ट वाला, एट्रिया ऑफ हार्ट विल डिटेक्ट द इंक्रीज्ड प्रेशर। क्यों रहेगा इंक्रीज प्रेशर? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। तुमको बहुत प्यास लगी है, तुम धूप में घूम रहे हो, ठीक है, मई महीने में चंद्रपुर में बैंक का काम करने के लिए निकले हो, कुछ तो भी दोपहर में धूप में घूम रहे हो, बहुत प्यास लगी है, पानी के पूरा कम हो गया है बॉडी में, तो एडीएच और एंजियोटेंसिन 2 आया रहेगा तुम्हारे बॉडी में। एडीएच और एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा। अब तुम घर आओगे, अब तुम घर आने के बाद घटाघट पानी पी लोगे 1-1.5 लीटर। अब तुम सोचो कि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्टेड है और पानी का अमाउंट बढ़ गया है, तो ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा रहेगा? इतना समझ में आ रहा है ना? हाइपोटोनिक होने के बाद की बात है ये। जब हाइपोटोनिक हो गया है ब्लड, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वैसे ही प्रेशर बढ़ेगा ना ब्लड वेसल्स के ऊपर। ऊपर से तुमको जब प्यास लगी थी तब तुम्हारे बॉडी ने एडीएच और एंजियोटेंसिन 2 की मदद से वैसोकंस्ट्रिक्शन भी करवा के रखा था। उसके कारण और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो अच्छा खासा प्रेशर रहेगा ब्लड का। तो एट्रिया में जो ब्लड आएगा वो बहुत प्रेशर से आएगा। एट्रिया बोलेगा, हार्ट बोलेगा, यार मैं वेंट्रिकल से तो नॉर्मल प्रेशर में बीट कर रहा हूँ, मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट सब मेरा तो नॉर्मल चल रहा है, ये आने वाला ब्लड इतना ज्यादा प्रेशर से क्यों आ रहा है? जरूर ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए होंगे और जरूर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया होगा। यही एक रीजन, यही 2 रीजन हो सकते हैं, है ना। तो एट्रिया क्या करेंगे? एट्रिया विल रिलीज एट्रियल, एट्रिया से आएगा इसलिए एट्रियल, नाइट्रियूरेसिस फैक्टर या हार्मोन, जो भी बोलना है, एट्रियल नाइट्रियूरेसिस फैक्टर हार्मोन है ये, एट्रिया से आया इसलिए एट्रिया।
नेट्री मतलब सोडियम, नाइट्रोजन नहीं, हाँ सोडियम। Na को, सोडियम को अपन Na से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं पीरियोडिक टेबल में? क्योंकि उसका वो लैटिन जो भी रहता है, तो वो लैटिन नाम है उसका नेट्रियम। पता है ना अपने को ये चीज, नेट्रियम। यूरेसिस मतलब यूरिन में, ठीक है। तो नेट्रियम जाएगा यूरिन में तो वाटर भी जाएगा यूरिन में, सोडियम जाएगा यूरिन में तो वाटर भी जाएगा यूरिन में, क्योंकि दोनों का सिंपोर्ट है। मतलब इसके फंक्शंस क्या क्या हो गए? इसके फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन एक तो रहता है वैसोडाइलेशन, ये वेसल्स को डायलेट करेगा तो GFR गिरेगा, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? क्लोजेस वाटर एंड यूरिया चैनल्स। तो जो वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा था, जो काउंटर करंट हो रहा था, वो बंद हो जाएगा और वाटर बॉडी के बाहर जाना चालू हो जाएगा, ठीक है। क्लोजेस वाटर एंड यूरिया चैनल्स इन DCT एंड CT। और ये क्या करेगा? अब देखो ये दोनों चीजें करके उसने ADH और एंजियोटेंसिन 2 के अगेंस्ट तो काम कर ही दिया। तीसरा फंक्शन वो क्या करेगा? इंक्रीजेस Na प्लस अमाउंट इन यूरिन, मतलब Na प्लस का रीअब्जॉर्प्शन रोक देगा, तभी तो Na प्लस यूरिन में जाएगा ना, है ना। और Na प्लस अगर यूरिन में जा रहा है, रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो वाटर भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटर भी यूरिन में जा रहा है, सीधा लॉजिक है। तो वाटर का सिक्रीशन बढ़ गया, वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ गया यूरिन के थ्रू। तो इसके थ्रू इसने क्या किया? ये हो गया एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट यानी अपोजिट। किसके अपोजिट? तो ADH एंड एंजियोटेंसिन के अपोजिट। और ये हरकत करके ये क्या हो गया? ये हो गया एंटागोनिस्ट टू एल्डोस्टेरोन। समझे? अब ऐसा करते करते थोड़ी देर के बाद क्या होगा? वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ब्लड में, क्योंकि अभी अपन वाटर को ज्यादा बाहर फेंक रहे हैं बॉडी के। तो हार्ट ANF रिलीज करना बंद कर देगा, हाइपोथैलेमस ADH रिलीज करेगा, JG सेल्स रेनिन रिलीज करेंगे, ठीक है। और वाटर को प्रिजर्व करना चालू कर दिया जाएगा। फिर से तुम लोग पानी पियोगे, पानी का अमाउंट बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, फिर से हाइपोथैलेमस से ADH और उधर से रेनिन वगैरह आना बंद हो जाएगा और हार्ट में से ANF आना चालू हो जाएगा। तो एक तरफ ADH एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, दूसरी तरफ ANF, ऐसे दोनों मिलके अपने बॉडी का, मतलब दोनों ग्रुप्स मिलकर एक हाइपरटोनिक कंडीशन में रिलीज होने वाले हार्मोन्स और दूसरा ANF हाइपोटोनिक कंडीशन में रिलीज होने वाला ANF। ऐसे ये दोनों मिलके क्या करेंगे? तो ये दोनों मिलके अपने बॉडी का जो ब्लड का कंसंट्रेशन है वो 300 मिलियोस्मोल्स पर लीटर मेंटेन करेंगे। जब पानी कम हो जाएगा तब ADH और एंजियोटेंसिन, और जब पानी ज्यादा हो जाएगा तब ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेसिस फैक्टर। सिंपल। और फिर वो क्या करेंगे? तो यूरिया चैनल्स खोलेंगे। यूरिया चैनल्स खोलने के कारण क्या होगा? तो काउंटर करंट मैकेनिज्म 2 होगा। ऊपर से GFR भी बढ़ाएंगे अगर पानी की कमी रही तो। पानी ज्यादा हो गया तो GFR को घटाएंगे, यूरिया चैनल्स को बंद कराएंगे। सिंपल है ना, इजी, ठीक है। तो विद दिस आज का क्लास अपन रोकते हैं। काफी बड़ा और काफी सारी चीजें एक साथ मैंने बताई आज के क्लास में। तो अगर तुमको कुछ भी क्वेरीज होगी तो बेझिझक बिना डरे मेरे को पूछो वो क्वेरीज, ठीक है। विद दिस आई बिड यू फेयरवेल, गुड बाय।